बच्चों, मैं शशिकांत आप लोगों से रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो पहले यूनिट है, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पेपर हम लोग पढ़ते हैं उसके पहले यूनिट में हम लोगों को क्रिटिसिज्म ऑफ सोर्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स नाम से सब यूनिट में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। देखिए, आप सारे लोग इस बात से परिचित हैं कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या जो हमारे को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो बिना फैक्ट के नहीं तैयार की जा सकती है। और आप पीछे की कक्षाओं में इस बात पे आपसे बहुत सारी बातचीत भी हो चुकी है कि जो हिस्ट्री के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं वो फैक्ट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फैक्ट्स होता है उसी के और जो सोर्स होता है उसी के बुनियाद पे जो है हिस्ट्री वो तैयार होती है। तो फैक्ट तो तब न बनेगा जब हमारे पास कोई सोर्स होगा, और सोर्स इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या पता हमको जो सोर्स है वो मिसगाइड कर दे या कोई अन्य सूचना दे दे जो हमारे लिए बहुत वांछित न हो या उपयोगी भी ना हो। या यूं कह लीजिए कि हिस्ट्री के लिए तो सबसे ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात है कि कोई हमको भ्रामक सूचना मिल जाए तो हम जो है वो जो हमारा जो कैरेक्टर होगा उसका जो एक जो अपनी बनावट होगी वो अजीब तरीके से विकृत भी हो जाएगी। कहने का मतलब कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम हिस्ट्री पढ़ते वक्त या हिस्ट्री लिखते वक्त या हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट वर्क है उनको पूरा करते वक्त जो हमारे जो सोर्सेज हैं उनको पहचान जाएं या उनको पुनर्व्याख्यायित करने या उनको ठीक तरीके से अपने लिखने पढ़ने की जो कसौटी है उस पर उनका मूल्यांकन करने की हमको विधा आनी चाहिए। इस विषय में बातचीत हम लोग करते हैं और मेरा पहला इस विषय में जो सोचना या सोचने का जो संदर्भ है वो ये कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे किसी भी घटना के विषय में स्रोत होते हैं तो हमारे लिए जो सबसे जो चैलेंज का काम हो जाता है वो ये हो जाता है कि हम कौन सा सोर्स यूज करें या जो हम फैक्ट बना रहे होंगे वो कितने ऑब्जेक्टिव रह गए या वो किसी घटना के बारे में सूचना देते वक्त कितने उपयोगी हैं या किस तरीके से वो उनकी वैधानिकता बनी हुई है, इस पे थोड़ा हमको अपनी जो पैनी नज़र बनानी चाहिए। या यूं कह लीजिए कि एक तरीके से किसी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए उपयोगी जो फैक्ट होंगे या उपयोगी जो सोर्स होंगे उनको जानना या जानने के लिए किस तरीके के मेथड्स को हम यूज करते हैं, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि अक्सर जब हम स्रोतों को देखते हैं तो हमारे पास जो है कोई एक पैरामीटर नहीं हो पाता है या एक ठीक तरीके से कह लीजिए कि जो स्रोत होते हैं वो उनके विषय में हम कोई एक मतलब जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं कि अमुक अमुक जो स्रोत हैं वो बिल्कुल उपयोगी नहीं है किसी घटना को लिखने या पढ़ने के संदर्भ में, या अमुक अमुक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब कि हर स्रोत उपयोगी हो सकता है, बशर्ते ये है कि थोड़ा हम उसको अपने अप्रोच के लिहाज से उसको कितना उसके कैरेक्टर को हम बेहतर तरीके से जान पाएँ। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ थोड़ा सा इसको अकादमिक भाषा में, तो स्रोतों के बारे में हमारी समझ जो होती है हमारे उठाए गए प्रश्नों के आधार पर उन्हें पुनर्भाषित और संशोधित करती रहती है। स्रोतों का जो हम जो समीक्षात्मक जो अध्ययन करके जो हम सामग्री तैयार करते हैं उसी को हमें ग्रहण करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि स्रोतों का अध्ययन करते समय जो है उसके निर्माता और उसकी स्थिति और किस तरीके के दबाव समूह या किस तरीके के प्रतिबंध उस पर बने हुए हैं थोड़ा उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो एक तरीके का ये भी एक तरीके का कौशल है जो हमें आना चाहिए। कहने का संदर्भ ये है कि जब किसी ऐतिहासिक स्रोत पे हम बातचीत करते हैं तो उसको जांचने का जो कौशल होता है या उसको जांचने का जो तरीका होता है यदि वो बहुत बेहतर होगा तो जो उस स्रोत के बहाने जो हम फैक्ट बनाएंगे या उस सोर्स से हम जो हिस्ट्री तैयार करेंगे वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगी। क्योंकि यदि हम अपने प्रमाणों की भूमिका यदि व्यवस्थित तरीके से जान गए तो हमारे जो प्रमाण होंगे वो बहुत बेहतर तरीके से किसी चीज़ को बनाएंगे। क्योंकि आप इस बात से सारे लोग परिचित हैं कि प्रमाण ही वो मान्यता प्राप्त आधार हैं जो किसी घटना के विषय में सही निष्कर्ष देते हैं या गलत भी निष्कर्ष देते हैं। क्योंकि अतीत के बारे में हमें ज्ञान जो होता है वो परोक्ष होता है और इसे हम प्रमाणों के ही माध्यम से जानते हैं, इसलिए प्रमाणों की वस्तुनिष्ठता पे सवाल उठाते रहना चाहिए। कहने का संदर्भ ये है कि हम इतिहास जो है अतीत के और अतीत से लिए गए प्रमाणों के आधार पर ही लिखते हैं
और ऐसा भी है कि हम सभी प्रमाणों को एक समय में हम जान भी नहीं सकते हैं। कई प्रमाण जो है हमको लिखते पढ़ते वक्त हमसे परिचित नहीं हो पाते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं और वो छूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इतिहास को दोबारा लिखा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि इतिहास को बार बार पुनर्भाषित किया जाता है। तो कुल मिला जुला के कहना ये हमारा इस संदर्भ में है कि ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं या ऐतिहासिक जो निर्णय होते हैं, वो हमेशा से वो जो उनके जो प्रमाण होते हैं उनको उनको उनके ही प्रकाश में संशोधित और परिष्कृत किया जाता है। और ऐतिहासिक प्रमाण को तब निष्कर्ष स्वरूप में हम मान लेते हैं जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रमाण इकट्ठे हो जाते हैं, और प्रमाणों के जब इकट्ठे हो जाते हैं तब जो है उन्हीं प्रमाणों के आधार पे उसे हम कह लीजिए कि अपने तर्कों के बहाने उसको तोलते भी हैं। और यही वो समय होता है जब हमको अनेक तरीके की परेशानियां भी मिलती हैं। वास्तव में जो ऐतिहासिक ज्ञान होता है वो वर्तमान सत्य के बारे में नहीं होता है। आप ये सारे लोग इस बात से परिचित हैं कि इतिहास को जो जब कभी परिभाषित किया जाता है तो हमारे पास जो है वो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूर्व घटित होती हैं। कुल मिला जुला के जो ऐतिहासिक ज्ञान होता है वो वर्तमान सत्य के बारे में नहीं बात करता है, वो अतीत की बात करता है। ये अनंत सत्य जैसी भी चीज़ों से के बारे में कम ही बात करता है। कुल कहने का संदर्भ ये है कि ऐतिहासिक ज्ञान में ऐसा नहीं है कि आप समय को शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान और अतीत के जो बीच की जो बिंदु है वो एक दूरी पे बना हुआ है, और इसी दूरी के बहाने जो है हम अपने इतिहास की घटनाओं को व्याख्यायित कर पाते हैं या समझ पाते हैं। तो इस विषय में जब हम अपने स्रोतों की पहचान और चुनाव करते हैं तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हम ज्ञान का माध्यम उपयोग कर रहे हैं वो कितना वस्तुनिष्ठ है और कितना उपयोगी है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए कि कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, और या मान लीजिए कि कोई हमारे पास हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन की कोई घटना ले रहे हैं, तो हमारा कौशल क्या कहता है कि जो स्रोत या जो वक्तव्य या जो तथ्य उसकी विशिष्टता को व्याख्यायित कर रहा है उस घटना की, तो उसकी पहचान और उसकी जो आलोचनात्मक या यूं कह लीजिए कि विवरणात्मक प्रकृति जो होगी वही हमको स्रोतों की पहचान के लिए या स्रोतों की पहचान के उपयोगी होने का जो स्तर होगा उसको बताएगी भी। कुछ बहुत सारे ऐसे स्रोत होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बराबर ये होता है कि किसी भी घटना के विषय में बहुत सारे स्रोत होते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो स्रोत होते हैं वो किसी इतिहासकार को बहुत रुचिकर लगते हैं, या बहुत सारे ऐसे स्रोत होते हैं जो किसी इतिहासकार को बहुत रुचिकर न भी लगें, तो वो उस इतिहासकार के लिए जो है उसको लगता है कि नहीं इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसी दोनों स्थितियां बड़ी घातक हैं। पहली बात तो ये कि यदि आपने पूर्वाग्रह के माध्यम से किसी भी एक फैक्ट को बहुत ज़्यादा किसी भी सोर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें या उसके मन मुताबिक कोई व्याख्या आप निकाल के ले जाएं, तो जो घटना की जो मूल प्रकृति है या उस घटना का जो अपना संदर्भ है वो छिप जाता है, या यूं कह लीजिए कि किसी आपने सोर्स को नज़रअंदाज भी कर दिया, तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए समस्या फंस जाएगी। तो इस स्थिति में आपके लिए उपयोगी ये है कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है वही हमारे सोर्स को का क्या उसकी क्या क्वालिटी हो सकती है या सोर्स का क्या कैरेक्टर हो सकता है उसकी प्रक्रिया को निर्धारित करती है। बहुत सारे इसी संदर्भ में बहुत सारे सोर्स जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कुछ कम महत्वपूर्ण भी होते हैं। जो हमारे जो प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वही हमारे स्रोत की पहचान करने और उनका चुनाव करने में भी बहुत हद तक उपयोगी होता है। इतिहासकार जो होता है वो स्रोतों और प्रमाणों को परखता है, जिसमें से वो इंगित कर पाता है कि जो परिवर्तन की जो घटनाएं हुई थी वो कब और कैसे और कहाँ पे हुई थी और उनके क्या परिणाम रहे थे। और स्रोतों को इसी प्रकार परखा जाए तो हमें अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल पाता है। लेकिन दस्तावेज या स्रोतों का उपयोग करने से पूर्व प्राथमिक स्रोत से जो प्रमाण प्राप्त करने की जो पहला जो कदम होता है उन स्रोतों की विशुद्धता को जांचना होता है। यदि स्रोत हस्तलिखित है तो उसी लेखक द्वारा लिखी गए किसी अन्य स्रोत के हस्तलेख से उसका मिलान कर लिया जाए, या यूं कह लीजिए कि किसी विषय वस्तु तथा
शैली की भी हम जांच कर लें, जो उस लेखक के बारे में अन्य स्रोतों से हमको जानकारी, बराबर की जानकारी दे रहे हों। कुल मिला जुला के कहना यह है कि इतिहासकार निरंतर किसी स्रोत की विषय वस्तु या शैली की तुलना उन अन्य स्रोतों से करता है जो तिथि सुनिश्चित हैं, या ताकि जो आलोचनात्मक स्रोत के ऐतिहासिक संदर्भ को बताने की समृद्धि रखते हों। अब एक और संदर्भ है कि हम स्रोतों की जो है परख रखें, और ऐसा होता यह है कि जो हमें दस्तावेज जो हमें प्राप्त होते हैं उनको हमको तथ्य नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो है किसी भी तरीके से मन गढ़ंत भी हो सकते हैं, जो भ्रमित भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार वो मतलब जो शक की गुंजाइश है वो सही ही हो, लेकिन वो भी परखे जाने चाहिए, ताकि जो हमारे पास जो स्रोत मिल रहे थे या जो दस्तावेज मिल रहे थे तो उनकी जो व्याख्या होगी वो सही है कि नहीं है। दूसरी बात ये कि हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, जो हमारे इस परखने की जो विधि होती है उसमें एक तो ये कि हम आंतरिक और दूसरा बाह्य, ये मूलतः दोनों जो हैं विधियां जो हैं एक तरीके से कह लीजिए कि दस्तावेजों पे विचार करने के ही संदर्भ में है। तो कहने का संदर्भ ये है कि जब दस्तावेज की जब ऐतिहासिक व्याख्या की जाती है तो दस्तावेज के संदर्भ में प्रमाणीकरण हेतु लेखक का संदर्भ निर्धारित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई किसी लेखक ने किस परिस्थिति में किस परिवेश में कोई घटना के संदर्भ में विवरण दिया है तो उन सारी चीज़ों को भी जान के उस घटना के विषय में हमको है वो बेहतरीन तरीके से व्याख्या जो है उसकी हमको जाननी चाहिए। दूसरा ये कि ऐतिहासिक वृत्तांतों के को जब हम लिखते हैं तो उसमें इंसान के जो पूर्वाग्रह हैं उनसे वो कितना मुक्त था या क्या क्या उस पर उसका प्रभाव पड़ा, तो इन सारे संदर्भों को हम जान के ही किसी दस्तावेज के आंतरिक और बाह्य विश्लेषण को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बिना उनके जो चुनाव का जो रास्ता होता है वो बेहतर नहीं हो सकता है। दूसरा ये कि कोई भी ऐतिहासिक कृति की रचना जो है वो दो चरणों में होती है। वो दूसरा ये कि स्रोतों का जो चिन्हांकन और उनको जो हम पहचानते हैं इस संदर्भ में, वो ये कि पहली बात कि जब हम प्रमाण खोजते हैं और बिना पूर्वाग्रह के उनमें जब हम तुलना करने लगते हैं तो अनुसंधानकर्ता का ये दायित्व होता है कि हमको उन प्रमाणों के विषय में क्या त्रुटियां हैं या किस तरीके से उन पे जो अन्य संदर्भ हैं वो किस तरीके की बातें रखते हैं। तो इस विषय में जो स्रोतों के विषय में जो ऐतिहासिक जो उनकी जो आलोचना करने का जो संदर्भ है वो मैंने आपसे पहले इस पे कहा कि इसको दो तरीके से बांट लें। पहला ये कि जब स्रोतों का जो मूल पाठ होता है या किसी घटना के विषय में जो विवरण होता है उसका जो मूल संदर्भ होता है वो दस्तावेजों के विश्लेषण करते समय ऐतिहासिक आलोचना के सिद्धांत के माध्यम से हम उसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहला एक बाह्य आलोचना और दूसरा आंतरिक आलोचना। बाह्य आलोचना में कहने का संदर्भ आप समझ लीजिए कि उस घटना का जो बाहरी स्वरूप होगा उस घटना के बाहरी स्वरूप पे ही बातचीत करके उसको व्यवस्थित करेंगे, और दूसरा जो आंतरिक होगा उसके जो अन्य आंतरिक संदर्भ होंगे उस पर बातचीत करके या उस पर मूल्यांकन करके उस पर बातचीत करेंगे। दूसरा ये कि जहाँ तक बाह्य आलोचना का संदर्भ है उसमें लेखक का क्या निर्धारण रहा है या आंकड़ों का जो प्रमाण था वो किस तरीके का था या दस्तावेज का जो समय था उस पर थोड़ी बातचीत करके, और तीसरा उसका एक जो घटक है महत्वपूर्ण वो ये कि क्या दस्तावेज नकली तो नहीं था, क्या घटना के संदर्भ में उस दस्तावेज को जाली तरीके से तो नहीं बताया गया था। ये जो तीनों जो संदर्भ हैं किसी भी स्रोत को जानने के लिए ये एक तरीके से बाह्य आलोचना के उद्देश्य बनते हैं, या यूं कह लीजिए कि ये आंतरिक आलोचना पे ही निर्भर करता है कि ये उसके आंतरिक आलोचना पे ही निर्भर करता है कि किसी भी दस्तावेज को कि जो अपनी वस्तुनिष्ठता है वो कितनी हद तक है या किस हद तक वो कोई घटना का संदर्भ जो है वो वस्तुनिष्ठ है। इस विषय में बातचीत करते वक्त हमें एक चीज़ ये जान लेनी चाहिए कि किसी दस्तावेज के लेखक व तिथि की वास्तविकता सुनिश्चित हो जाती है और उसके दोषपूर्ण तत्वों को निकाल कर उसके स्वरूप को पा लिया जाता है, तब हम ये मान लें कि उस घटना के विषय में हमने आंतरिक रूप से कोई खोजबीन की है। कहने का संदर्भ ये है कि खोजबीन अब दस्तावेज को जो है वो वस्तुनिष्ठ कर सकती है, और एक तरीके से यह जो है वो परोक्ष अपरोक्ष और सामान्यकृत तीनों तरीके से इस विषय में जानकारी हमको इकट्ठा की जा सकती है। कहने का संदर्भ ये है कि जब कभी हम किसी
घटना के विषय में लिखते या जानते वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ रखते हैं वो ये रखते हैं कि जो हमारा जो ऐतिहासिक ज्ञान है वो क्या किसी तरीके से पूर्वाग्रह की तरफ तो नहीं हमको ले जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो है वो स्रोत जो होंगे उनको व्यवस्थित तरीके से जानना हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। ऐसे संदर्भ में हमारे लिए उपयोगी यही है कि भाई हम स्रोत को जो है उनको बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा उनको व्यवस्थित ढंग से जानें। लेखक कौन था, क्या घटना के संदर्भ में दिए गए जो विवरण हैं वो सही थे, या यूँ ये इस तरीके की ये बहुत सारी ऐसी सतही बातें हैं जिन पे हम थोड़ी बहुत अपने दिमाग को एक तरीके से जोड़ दे के इन सारे संदर्भों को समझ सकते हैं। कुल मिला के मेरा ये कहना है इस विषय में कि किसी भी इतिहास को लिखने या समझने के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक जिम्मेदार इतिहासकार या इतिहास के विद्यार्थी की होती है वो ये होती है कि उस घटना के स्रोतों पर विचार किया जाए। दूसरी बात ये कि जब स्रोतों पर विचार कर लिया गया तो हम तो कम से कम संदर्भ हमारे पास हो ही सकते हैं कि क्या घटना से संदर्भित प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत किस तरीके के हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि उन दोनों की प्रकृति पे हम सवाल उठा दें। अब जब उन दोनों की प्रकृति पे हम सवाल उठा देंगे तो हमारे पास खुद ब खुद एक सीधे तरीके से हम उनको व्याख्यायित कर सकते हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और उनको व्यवस्थित ढंग से जान भी सकते हैं। दूसरा, जहाँ तक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स का जो संदर्भ है और उनको किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है तो उसके संदर्भ में भी आप स्रोतों को जो है थोड़ा व्यवस्थित तरीके से जानेंगे। या यूँ कह लीजिए कि किसी घटना के संदर्भ में आपको जो सूचना मिली और जो वो सूचना के बहाने जब आपने जो तथ्य तैयार कर लिया तो उस तथ्य की विश्वसनीयता भी जानना किसी इतिहासकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कितने वो उपयोगी हैं, या यूँ कह लीजिए कि उनकी पहचान कैसे की जाए कि वो वस्तुनिष्ठ ही हैं या किसी घटना के संदर्भ में हमको बेहतर ही जानकारी दे सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे संदर्भों को पूर्ण करते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इतिहास और इतिहासकार की ये बराबर की जिम्मेदारी बनती है कि इन दोनों संदर्भों में पूर्वाग्रह जैसे संदर्भ से हम मुक्त रहें, एक बात। दूसरा, वस्तुनिष्ठ रहें। तीसरा, हम बराबर ज़्यादा से ज़्यादा घटना के संदर्भ में हम प्राथमिक स्रोतों का इस्तेमाल करें और प्राथमिक स्रोतों के ही सहारे जो है हम अपने फैक्ट्स को स्टेबल करें। और जब हम प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर फैक्ट को स्टेबल करेंगे तभी हमारे पास कोई बेहतर तरीके की जानकारी या समझ होगी जिसके बहाने हम इतिहास लिखने और इतिहास को पढ़ने का एक बेहतर जिम्मा जो है वो आने वाली अपने इतिहास जानने और समझने वाले पीढ़ी को दे सकेंगे। धन्यवाद।